Hello everyone, I am Risuras. Let's start with the new subject theory of instruction and we also know it as task. आज हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि जो यूनिट फर्स्ट है उसकी कितनी क्रेडिट है, यूनिट सेकेंड की कितनी क्रेडिट है, मतलब आपके एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें कितने मासिक क्वेश्चन आपके सभी यूनिट से आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस से आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से 14 मार्क्स और बाकी सभी यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें हम लोग, यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, जबकि यूनिट 6 में क्या पढ़ना है, हमें कॉलम पढ़ना है। मैं इन दोनों यूनिट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों यूनिट में क्या है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है और हम लोग इन दोनों को साथ में ही कवर अप करेंगे। मतलब यूनिट फर्स्ट और यूनिट 6 को हम लोग साथ में ही कवर अप करेंगे। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 जो है आपका, उसमें बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बस सभी में क्या करना है आपको, एसएफडी, बीएमडी, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही ड्रॉ करना है। फिक्स बीम में भी वही करेंगे हम लोग, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे। कंटिन्यूअस बीम में भी हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे। इवन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी हम लोग वही करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, इन तीनों में सिर्फ एनालिसिस ऑफ मतलब बीम की एनालिसिस करेंगे हम लोग, है ना। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं बारी बारी सभी यूनिट का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूं। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस की, तो हम लोग पहले डायरेक्ट स्ट्रेस को देखते हैं। स्ट्रेस ऑफ एम्बियर स्ट्रेस क्या होता है, ये किसी भी बॉडी में इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स होता है ना। इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे अगर इस पर हम लोड लगा दें, टेंसाइल लोड लगा दें पी का, तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन होगा और डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इसका पार्टिकल्स फोर्स को रेसिस्ट करेंगे, है ना। जो रेसिस्टिंग फोर्स होगा वही आपका क्या होगा, पर यूनिट एरिया जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब अगर स्ट्रेस की डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, इंटरनल फोर्स रेसिस्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करूं तो मान लो आपका कोई बॉडी है और ये इसका सेंट्रॉइड है, सीधी है। तो सेंट्रॉइड से पास करने वाले एक्सिस को हम लोग सेंट्रॉइडल एक्सिस बोलते हैं। ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई वाई एक्सिस। डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब होता है कि एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन टू पर यूनिट एरिया, या फिर इसको क्रॉस सेक्शन एरिया भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, मतलब आपका एक्सियल कंप्रेशन फोर्स और एक्सियल टेंशन फोर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो क्या मिल जाता है, हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस मिल जाता है। मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करूँ तो अगर आपका ये जो आपका एक्सिस है, सेंट्रॉइडल एक्सिस, इस पर कोई लोड पी आ रहा है, पी लोड सब्जेक्टेड है, तो ये पी लोड की वजह से क्या होगा, आपका डायरेक्ट स्ट्रेस इसमें आएगा। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब क्या होगा कि इस पूरे बॉडी में जहाँ भी सेक्शन देखें उस वहाँ पे वैल्यू जो होगा स्ट्रेस का वो क्या होगा, पी बाई ए। क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड बाई एरिया होता है। एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन ये लोड ही है यहाँ पे, तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, लोड बाई एरिया होगा। और ऐसे स्ट्रेस डायग्राम हम ड्रॉ करें, ये आपका रिटर्न लाइन है और क्योंकि इसका स्ट्रेस टोटल में यूनिफॉर्म होगा तो आपका स्ट्रेस डायग्राम से क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। ये पी बाई ए यहाँ भी होगा और पी बाई ए यहाँ भी होगा। अब सर ऐसा हो कि ये
जो हमारा लोड है ये एक्सिस पे ना आ करके कुछ डिस्टेंस पे हो एक्सिस से, मान लो कुछ ऐसा, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है और हमारा पी जो है वो यहाँ एक्ट कर रहा है, जो पी लोड है, कोई लोड है इसको पी मान लिया नहीं, और वो हमारा एक्सिस से ई डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। ये ई डिस्टेंस जो एक्ट कर रहा है यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं इंसेंट्रिक डिस्टेंस, या फिर इसको इंसेंट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, इसको इंसेंट्रिसिटी भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अब इस लोड को हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे सर? अब इस पी लोड को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, तो अब क्या करेगा, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो जनरेट कर ही रहा है, साथ में हम लोग देख रहे हैं तो ये मोमेंट भी जनरेट कर रहा है ना, P इंटू ई आपका मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट भी जनरेट कर रहा है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस मोमेंट दोनों एक साथ ही हो रहा है, तो उसी कंबाइंड स्टडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से डायग्राम बनेगा ही, दूसरा क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से डायग्राम बनेगा। बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से हम लोगों ने, आपको याद होगा आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बेंडिंग इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा। m by I is equal to f by y is equal to e by r, जहाँ m क्या है आपका मोमेंट है, और ये मोमेंट क्या हो जाएगा, p इंटू ई, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो p इंटू ई आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, f यहाँ पे क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, ये क्या है यहाँ पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। y क्या है, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस है, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस होता है टॉप फाइबर की तरफ या बॉटम, या आपका बॉटम फाइबर है या टॉप फाइबर है, ठीक है। तो जो आपका न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की तरफ डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस। मान लो एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर की तरफ जो आपका डिस्टेंस होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, बॉटम साइड की तरफ एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम अगर आपका एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, या तो टॉप पे रहेगा या तो बॉटम पे रहेगा। टॉप पे रहेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा, बॉटम में रहेगा तो बॉटम में भी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा। वो अगर हम देखें तो कैसे देखेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम अगर बनाए हम लोग तो कैसे बना सकते हैं, ये तो पता है आपको, बेंडिंग स्ट्रेस बना रहे हैं तो एक साइड क्या होगा, कंप्रेशन जोन आएगा, एक साइड क्या होगा, टेंशन जोन आएगा। वो कैसे आएगा, हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में उसको पढ़ रखा है पहले से। आपको याद होगा ए बी सी डी सेक्शन को नाम दिए थे हम लोग, और ये आपका होगा ई एफ। अब इस पे हम लोग कोई लोड को सब्जेक्ट करते हैं, पी लोड को सब्जेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे बीम में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा। लोड की वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा, और इसमें क्या जनरेट होगा, स्ट्रेन जनरेट होगा, ठीक है। तो हम लोग का लोड क्या है, ऊपर से आ रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्रेशन जोन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हो रहा है, स्विंग कर रहा है तो कंप्रेस कर रहा है, तो ये कंप्रेशन जोन हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, कंप्रेशन जोन, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टेंसाइल जोन। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जोन क्या हो जाएगा, टेंसाइल जोन। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जोन क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव जोन हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ई और एफ जो हमारा पहले सेक्शन रहा होगा, ई और एफ यहाँ पे रहा होगा, जब हमने लोड इस पे सब्जेक्ट किया तो अब ई अपने जगह से यहाँ पे आ गया, ये हो गया ई डैश, एफ अपने जगह से यहाँ पे आ गया, ये हो गया एफ डैश, और इसको ऐसे मिला देंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे 0 हो रहा है, ऊपर में कंप्रेसिव है तो इसको पॉजिटिव दिखा देंगे हम लोग, नीचे में टेंसाइल इसको नेगेटिव दिखा देंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस कुछ इस टाइप का आपका बन के आ रहा है। तो यहाँ भी बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इधर साइड एक साइड कंप्रेसिव हो जाएगा और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
और हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में देखें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग लोड को ट्रांसफर करेंगे तो पी लोड यहाँ पे आ जाएगा और इसका मोमेंट जनरेट होके ये हो जाएगा पी इंटू ई। तब ये लोड हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। मतलब उस लोड की वजह से एक तो डायरेक्ट लोड भी आ गया आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट करेगा, और दूसरा क्या आ गया, मोमेंट आ गया, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो पी इंटू यहाँ पे मोमेंट आ गया। ठीक है, तो ये कंबाइंड स्ट्रेस आपका जनरेट हो जाएगा। एक तो आपका यहाँ पे बनेगा डायरेक्ट लोड की वजह से P बाई ए, क्योंकि इसमें क्या है डायरेक्ट स्ट्रेस में तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारा स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से डायग्राम बना है ना। जो मूवमेंट हो रहा था, मूवमेंट की वजह से क्या हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस आया। तो बेंडिंग स्ट्रेस में एक साइड क्या हुआ, कंप्रेसिव हुआ, एक साइड हो गया निगेटिव। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि किस साइड कैसे पॉजिटिव करते हैं हम लोग, कंप्रेशन बनाते हैं कैसे, हम लोग कौन सा साइड डिसाइड करते हैं टेंशन के लिए, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग यूनिट फर्स्ट में आएंगे और डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। और डायरेक्ट स्ट्रेस आपका आ गया ऐसे पी बाई, बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमारा रिजल्ट मिलेगा। ये तो पहले से पॉजिटिव है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, P बाई ए माइनस, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या आएगा, तो अब इस फॉर्मूला से देखें तो F इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देखें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू वाई डिवाइड बाई आर, जहाँ पे हमारा M क्या है, P इंटू मोमेंट क्या था, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, जो इंसेंट्रिसिटी दिया रहेगा वही रहेगा, इंटू वाई डिवाइड बाई आर। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या निकल के आ जा रहा है हमारा, P इंटू ई इंटू वाई डिवाइड बाई आई। और हम लोग सेक्शन मॉडुलस भी पढ़े थे, हम लोग सेक्शन मॉडुलस से क्या जानते हैं, आई बाई वाई क्या होता है, आई बाई वाई क्या होता है, आपका सेक्शन मॉडुलस होता है। तो इस वाई को अगर नीचे ले आए और आई में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू ई डिवाइड बाई जेड, है ना। तो P डिवाइड बाई ए डायरेक्ट स्ट्रेस, इसमें क्या हो जाएगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो माइनस हो जाएगा, P इंटू ए इंटू वाई डिवाइड बाई आई। आई बाई वाई को हम लोग जेड भी ले सकते हैं तो पी ई बाई जेड हो जाएगा, ठीक है, P इंटू ई इंटू वाई बाई आई। अब क्या करेंगे, इस डायरेक्ट स्ट्रेस में ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P बाई ए माइनस P इंटू ई इंटू वाई डिवाइड बाई आई। तो ये जो डायरेक्ट P बाई ए था अब क्या हो गया, घट के इतना ही रह गया, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला स्ट्रेस था P बाई ए, इसमें क्या हो जाएगा, इतना पार्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी कंप्रेसिव है ये भी कंप्रेसिव है। तो इसमें क्या हो गया, और P ई बाई ए P ई वाई बाई ई आई जो है हम लोग P इंटू ई इंटू वाई डिवाइड बाई आई इसमें और ऐड कर देंगे। तो ये टोटल क्या हो गया आपका, कंप्रेसिव हो गया। ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है हम लोग को क्योंकि हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कंक्रीट का होता है, और आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ रखा है कि आपका कंक्रीट जो होता है वो टेंसाइल जोन में या टेंशन जोन में क्या होता है, वो वीक होता है, ठीक है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर में कहीं पे भी टेंशन आए, क्योंकि कंक्रीट टेंशन में क्या होता है, वीक होता है, और टेंशन की वजह से ही कंक्रीट में क्या होता है, क्रैक्स आते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे डैम जो होता है वो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का बना रहता है, ठीक है। चिमनी वगैरह भी क्या होता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर का बना रहता है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर में कभी भी टेंशन डेवलप हो। तो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका डायरेक्ट स्ट्रेस से कम होना चाहिए, है ना। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा होता, अगर ये डायरेक्ट स्ट्रेस P बाई ए है और ये P इंटू ई इंटू वाई बाई आई जो है ये अगर ज्यादा हो जाता तो क्या हो जाता,
ये वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। निगेटिव हो जाता है तो ये वैल्यू फिर ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर वापस में ये निगेटिव आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा टेंसाइल जोन इसमें आ जाता है। तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस से जो स्ट्रेस का वैल्यू डेवलप होगा वो कभी भी हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस से ज्यादा हो। और ये वाला वैल्यू कब ज्यादा होगा, ये वाला पी का वैल्यू जितना ज्यादा दूर जाएगा, है ना, उतना ज्यादा मूवमेंट जनरेट होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब इंसेंट्रिसिटी आपका जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बेंडिंग क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंसेंट्रिसिटी को लिमिट कर देते हैं ताकि आपका बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में डिस्कस करेंगे ना। हम लोग सेकेंड यूनिट पे आते हैं। सेकेंड यूनिट है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप मीन्स क्या होता है, एंगल होता है। डिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, डिफॉर्मेशन होगा बीम में, उसी को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन। तो इसको देखते हैं। मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, कितने टाइप के सपोर्ट्स और बीम आपने पढ़े हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में अभी तक, मैं बता देता हूँ। आपने पढ़ा है रोलर सपोर्ट, दूसरा हिंज सपोर्ट, और तीसरा फिक्स सपोर्ट। ये तीन टाइप का सपोर्ट्स आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा था। ठीक है, अगर हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट को मिला के हम लोग स्ट्रक्चर बनाए और इस पे बीम रख दे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको बोलते हैं, एक साइड फिक्स रहेगा एक साइड फ्री रहेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, और क्या रहता है, अगर दो से ज्यादा सपोर्ट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। अगर इसी पे हमारा ओवरहैंग हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। तो आइए हम लोग सिंपली सपोर्ट की हेल्प से समझते हैं, सिंपली सपोर्ट बीम की हेल्प से समझेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता क्या है। ये हमारा बीम है, इस पे हमने सब्जेक्ट कर दिया एक लोड। अब क्या होगा, लोड सब्जेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हमारे बीम में डिफॉर्मेशन आएगा, और ये डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन भी पढ़ेंगे, है ना, बाउंड्री कंडीशन के बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। ये ए था और ये अपने जगह से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये ए डैश हो गया। ये बी था, अपने जगह से ये कहाँ आ गया, डिफॉर्म होकर के इस लोड की वजह से यहाँ पे आ गया, और ये हो गया बी डैश। तो जितना डिफॉर्मेशन हुआ, और ये मान लो सी था और ये सी डैश पे आ गया, जितना डिफॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वाई से, है ना। यहाँ से सी ट्रेवल किया और यहाँ पहुंच गया इस लोड की वजह से, है ना, क्योंकि हमारे बीम में डिफॉर्मेशन हुआ। तो ये डिफॉर्मेशन का जो डिस्टेंस होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से और डिफॉर्मेशन पोजीशन पे जहाँ पे आया ये, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन बोलेंगे। और यहाँ कहीं पे भी इस कर्व पे हम लोग एक पॉइंट ले ले और यहाँ से हम लोग ये एंगल मेजरमेंट करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्लोप बोलेंगे। और क्योंकि ये कर्व है तो कर्व पे तो हम लोग एंगल ड्रॉ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और तब क्या करेंगे, ये एंगल को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ये मान लो थीटा ए हो गया, यहाँ पे मैंने टेंजेंट लिया तो, ठीक है। और मान लो ये कोई ई पॉइंट है तो ये क्या हो गया, थीटा ई हो गया। मतलब हम लोग बता रहे हैं कि थीटा ई, जो ई पॉइंट है वहां पे आपका स्लोप कितना है, थीटा ई है, थीटा ई है। इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, डिफ्लेक्शन का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इस पॉइंट पे जो स्लोप हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा। मतलब अगर आपको कर्व पे कहीं पे भी स्लोप निकालना है तो आप कर सकते हो। और मान लो कि यहाँ अगर आपका ये बीच में लग रहा है, मान लो ये आपका जो बीम था वो एल डिस्टेंस का था, एल स्पैन का था, ठीक है। और हम जो लोड लगाया है हमने वो क्या लगाया है, सेंटर पे लगाया है।
तो सेंटर पर जो लोड लगाया है तो इसके वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग स्लोप मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट लें तो यहाँ पे थीटा नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे थीटा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में डिस्कस करेंगे। बस इसमें कैलकुलेट क्या करना है, थीटा का वैल्यू और वाई का वैल्यू, ठीक है, डिफ्लेक्शन, बस यही काम करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में। नेक्स्ट है आपका थर्ड यूनिट फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या करना है, ये आपके लिए नया है क्या? आपने अभी तक सिंपली सपोर्ट बीम देख लिया, कैंटिलीवर बीम देख लिया, ओवर हैंगिंग बीम देख लिया आपने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप का बीम है आपका वो फिक्स्ड बीम है। अगर आपका जो सपोर्ट हो वो दोनों साइड से क्या हो, फिक्स्ड हो, तो उस टाइप के हम लोग बीम को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम बोलेंगे। जो आपका सपोर्ट हो वो दोनों साइड से क्या हो, फिक्स्ड हो, तो उस टाइप के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम। एक्चुअली ये सब जो स्ट्रक्चर होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। एक्चुअली होता क्या है कि ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है जो कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम बेसिक 3 इक्वेशन से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अगर इससे आपका कोई भी स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। और जो भी स्ट्रक्चर हमारा सॉल्व नहीं हो पाता है ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, और हमें एक्स्ट्रा कोई इक्वेशन उसमें यूज करना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ये हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आपका ये फिक्स्ड बीम हो गया, ये आपका हो जाएगा एक साइड फिक्स एक साइड हिंज रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो ये इस टाइप का भी स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से फिक्स्ड बीम में, ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन भी हम लोग इसका देखेंगे और इसको एनालाइज करेंगे, और इसका एसएफडी और बीएफडी डायग्राम भी इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे जब हम लोग ये चैप्टर डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपका कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम का मतलब हो कि जो भी हमारा बीम हो अगर वो 2 से ज्यादा सपोर्ट पे सपोर्टेड है तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। 2 से ज्यादा सपोर्टेड मतलब 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो इस टाइप के हम लोग बीम को बोलेंगे ये हमारा कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है। मतलब 2 से ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए, 2 सपोर्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड हो जाता है ना। 2 से ज्यादा सपोर्ट रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा कंटिन्यूअस बीम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 मोमेंट इक्वेशन, या उसको हम लोग क्लैपियन थ्योरम भी बोलते हैं। क्लैपियन थ्योरम भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, 3 मोमेंट इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। इसी के हेल्प से हम लोग कंटिन्यूअस बीम को डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ना है आपका चैप्टर, और एक्चुअली ये 4th चैप्टर हमने पढ़ा डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस, फिक्स्ड बीम, और ये 4था था आपका कंटिन्यूअस बीम। 5th जो आपका यूनिट है वो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक ही काम करना है इन सारे मेथड से, हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है, मतलब बीम को एनालाइज करना है।
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग डिटरमिनेट बीम, इंडिटरमिनेट बीम, फ्रेम स्ट्रक्चर, किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग इसको इस मेथड से एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए ये मेथड बहुत ही यूजफुल है और ये मेथड से हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर को भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर उसे बोलेंगे जो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना, मतलब जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होता है, जैसे आपका बीम हो गया, ये सब क्या हो गया, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया। तो अगर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ बीम के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसा क्या हो जो बीम और कॉलम कंबाइंड हो, जैसे ये देखिए, ये कॉलम है आपका, ये बीम है और फिर ये क्या है, कॉलम। तो ये आप इसमें क्या है, कॉलम है और ये आपका बीम है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, इस टाइप के स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे, जो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हो, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर। तो इससे हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे, है ना। अभी तक आप बाकी मेथड से क्या करते आ रहे थे, सिर्फ बीम का एनालिसिस कर रहे थे। अभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग बीम का एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, फ्रेम का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। फ्रेम का भी शेयर फोर्स डायग्राम, मोमेंट सॉरी एसएफडी और बीएमडी, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है कॉलम का, तो लास्ट यूनिट है आपका। लास्ट यूनिट कॉलम का है। कॉलम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉलम में इंड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो थ्योरी है, इसमें यूलर्स थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी। यूलर्स थ्योरी जो है वो लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। 2 टाइप का कॉलम होता है, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, और भी होता है, स्टड भी होता है। तो जब हम लोग कॉलम पढ़ेंगे तो सारी बातें हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है। यूलर्स थ्योरी जो है लॉन्ग कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम में क्या होगा, बकलिंग फेलियर होगा। बकलिंग फेलियर मतलब क्या होता है, देखिए 3 टाइप का फेलियर होता है। एक आपका कॉलम में 3 टाइप का फेलियर जनरली होता है, बकलिंग फेलियर, रिपलिंग फेलियर, और तीसरा जो होता है वो होता है क्रशिंग फेलियर। तो यूलर्स थ्योरी में हम लोग, अगर हमारा लॉन्ग कॉलम होगा तो उसमें बकलिंग होगा, तो बकलिंग फेलियर होगा ही, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई लॉन्ग कॉलम है तो ये क्या हो जाएगा, बकल कर जाएगा। ये अगर फिक्स सपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये बकल कर जाएगा, है ना। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये देखिए, अगर इस पे लोड लगाएंगे ये क्या हो जाएगा, बकल कर जाएगा, है ना, अपनी जगह से मुड़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है, अगर ये एल लेंथ है तो ये पूरा का पूरा लेंथ में इफेक्ट आएगा, है ना। और मान लो कि सिर्फ क्या हो कि ये पार्ट ही आपका ऐसा हो जाए, है ना, सिर्फ एक पॉइंट ही आपका ऐसा हो जाए, इस टाइप का फेलियर क्या कहलाएगा, क्रिपलिंग फेलियर कहलाएगा, है ना। और क्रशिंग फेलियर क्या कहलाएगा, जैसे कि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्रश कर जाए, बकल ना हो, बकल से पहले वो फेल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, क्रशिंग फेलियर कहलाएगा, ठीक है। तो बकलिंग, क्रिपलिंग, क्रशिंग फेलियर हम लोग रैंकाइन थ्योरी में पढ़ेंगे, और यूलर्स थ्योरी में हम लोग लॉन्ग कॉलम के लिए सिर्फ बकलिंग थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यूलर्स कॉलम जो है सिर्फ बकलिंग फेलियर के एप्लीकेबल है। और रैंकाइन थ्योरी में हम लोग तीनों देखेंगे, रिलेशन बकलिंग फेलियर, क्रिपलिंग फेलियर और क्रशिंग फेलियर। ये था आपका ओवरव्यू सिलेबस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा वो आपको, फर्स्ट हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसी वे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे में पढ़ेंगे फिक्स्ड बीम, तीसरे यूनिट पढ़ेंगे हम लोग
कंटिन्यूअस बीम। फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिफ्थ में पढ़ेंगे कॉलम। और सिक्स यूनिट पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट एंड बेंडिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बस क्या आपको पूरे सारे यूनिट का ओवरव्यू दिया हूँ। और जब हम लोग एक एक यूनिट करके सब पार्ट को समझेंगे तो बहुत ही इजी वे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।